और इस प्रोग्राम में जाने माने गीतकार शकील आज़मी साहब वो भी उपस्थित होने वाले हैं। बुल्ढाना के लिए एक अच्छी सौगात, जिसे कहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर गणेश गायकवाड़ सर के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है, उनके कारण हो रहा है। और कई अच्छे जाने माने शायरों को, कई विश्वविख्यात बड़े बड़े शायरों को उन्होंने यहाँ पर बुल्ढाना से मुखातिब किया, बुल्ढाना में लाया, परिचय करवाया, जिसमें राहत इंदौरी साहब भी थे, जिनका जिक्र यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है राहत इंदौरी साहब 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं और डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब की भूमिका, अहम योगदान उनका रहा है इसमें। कई सारे किताबें अब तक उनकी प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर गणेश गायकवाड़, इनको हम सभी लोग आगाज़ बुल्ढानवी इस नाम से भी जानते हैं, और जिनकी किताबें आगाज़ जो 1999 में प्रकाशित हुई थी, ये पहली किताब थी। इसके बाद चांद का सफ़र, ये गज़ल संग्रह, मंजर बदल न जाए, ये भी गज़ल संग्रह, ये प्रकाशित हुए थे। और इसके बाद इस मंजर बदल न जाए इस किताब को, इस गज़ल संग्रह को भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि का पुरस्कार दिया गया था, तो ये बड़ी बात है। इसके बाद नए सफ़र का आगाज़, ये उर्दू गज़ल संग्रह उनका प्रकाशित हुआ था, और सामाजिक समस्याओं पर आधारित, जिस पर विडंबन करने वाली कुछ गज़लें, आज़ादी रिटायर हो रही है, ये भी उनकी एक अच्छी किताब 2008 में आई थी। कभी सोचा न था, कभी सोचा न था, ये गज़ल संग्रह 2011, और इसको महाराष्ट्र साहित्य अकादमी द्वारा संत नामदेव पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उन्होंने कुछ किताबें संपादित की है। धनक रंग के जज्बे 2007 में, आज़ादी की चुनिंदा रचनाएं आदि, इसी के साथ निरंतर प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। और अभी किताबों के बारे में बता दिया, साहित्य के बारे में बता दिया। आप बता दूं कि ये शल्य चिकित्सक है, तो ये सभी बातें उनके बारे में आप सभी जानते हो। ये वो लोग हैं कि जिनको हम कहेंगे कि आए क्या आसमी साहब। दोस्तों, मैं शकील आज़मी साहब कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ ही क्षणों में पहुँचेंगे। मैं चाहता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ फिर से खड़से साहब, रेड्डी साहब और आदरणीय देशमुख सर, कृपया आप दीप प्रज्वलन करके इस प्रोग्राम का प्रारंभ कीजिए, शुरुआत कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रोग्राम की अध्यक्षता जो करेंगे वो आदरणीय डॉक्टर खड़से सर। जिनकी 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 9 कथा संग्रह, 4 उपन्यास, जीवित सपनों का यात्री, एक सागर और संवादों के बीच यात्रा एवं भेंट वार्ता, राजभाषा विषयक पुस्तकें, विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए मराठी से 21 कृतियों का हिंदी में अनुवाद, बहुत बड़े अनुवादकार है वो। इस कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम के लिए वो अध्यक्ष है। मराठी की विशिष्ट कहानियाँ, सूर्यबाला का सृजन संसार, समकालीन मराठी कथा, समकालीन मराठी कविता का संपादन,
कुछ रचनाओं का मराठी, अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी आदि भाषाओं में अनुवाद। गुजराती भाषा में भी, अंग्रेजी में भी, कन्नड़ में भी, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, बहुभाषिक है, कई सारी भाषा जानते हैं और इतने बड़े महान व्यक्ति इस प्रोग्राम के लिए हमें मिले, बुल्ढाना के लिए मिले हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका फिर से। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको अनुवाद के लिए मिला है। महाराष्ट्र का अखिल भारतीय हिंदी सेवा सम्मान कई संस्थानों द्वारा सम्मानित किए गए हैं। अनेक देशों की यात्रा की है, स्वतंत्र लेखन करते हैं और सबसे महत्व की बात कि डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब से प्यार भी करते हैं। तो ये सभी वे लोग हैं। मैंने बताते बताते कुछ बात अधूरी रह गई थी, दीपक प्रज्वलन के लिए मुझे इनको बुलाना पड़ा कि आप सभी लोग भाग्यशाली हो कि जो चुनिंदा लोग, कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको गणेश गायकवाड़ साहब ने इस किताब के लिए बुलाया। वो चाहते तो आधा बुल्ढाना या 70-80% बुल्ढाना यहाँ पर मौजूद रह सकता था, उपस्थित रह सकता था, लेकिन आप बहुत ही चुने हुए और बहुत ही उनके जो दिल के करीब जो लोग हैं वो सभी आप हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। और शकील आज़मी साहब कुछ ही क्षण में यहाँ पर आने वाले हैं। उससे पहले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से सर, इनका स्वागत डॉक्टर गणेश गायकवाड़ सर करेंगे, ऐसे मैं उनसे अनुरोध करता हूं। आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से सर, जिनका परिचय मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर उनकी अर्धांगिनी सौभाग्यवती खड़से मैडम भी उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कृपया वो सामने आए और उनका स्वागत प्रतिभाताई गायकवाड़ करेंगे। पूर्व विधायक आदरणीय हर्षवर्धन जी सबका यहाँ पर उपस्थित है। मैं कृपया चाहता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कृपया वो सामने आकर बैठे। चित्रपट फिल्मी कलाकार आदरणीय एडवोकेट गणेश जी देशमुख वे भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं भी उनका भी स्वागत करता हूँ। राष्ट्रवादी के नेता माननीय नरेश जी शेळके भी यहाँ पर उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय राजेश जी रेड्डी साहब, हिंदू मुस्लिम एकता मंच के सैयद आसिफ सर, मैं चाहता हूँ कि कृपया आप उनका स्वागत करें। राजेश जी रेड्डी साहब, जिनको आपने कई बार यूट्यूब पर देखा होगा, आपने राजेश रेड्डी गज़लकार भी डाला तो आपको कई सारे पेजेस, कई सारे वीडियो उनके मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गज़लकार है, कवि है, साहित्यकार है और सही मायने में भारत जोड़ो यात्रा अभी पिछले 1-1.5 वर्ष पूर्व निकली, लेकिन मुझे लगता है कि 30-40 साल पहले, 50 साल पहले रेड्डी साहब ने भारत जोड़ो कर दिया, क्योंकि वो मूल दक्षिण के हैं। रेड्डी उनका सरनेम है। जन्म नागपुर में हुआ और राजस्थान में उनकी पढ़ाई पूरी हुई, तो इस हिसाब से पूरा भारत उन्होंने जोड़ के रखा है। तो मैं फिर से चाहता हूं कि आप कृपया तालियां बजाकर रेड्डी साहब का यहाँ पर स्वागत करें। दोस्तों, जिनको हम अपने में के अपने, आपल्यातले आपले, डॉक्टर सदानंद देशमुख साहब, बारोमास्कार, 2004 में जिनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, हम सभी से परिचित है। चित्रपट फिल्म कई उनकी 12 मास पर उनकी फिल्म यहाँ पर निकली है। उसके बाद में मुझे लगता है कि और भी 1-2 फिल्में हैं। शकील आज़मी साहब यहाँ पर आए, मैं तालियों के गूंज चाहूँगा। आदरणीय शकील आज़मी साहब कई सारे फिल्मों में गीत लिख चुके, वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गज़लकार है, गीतकार है और मुझे लगता है कि कई सारी सीरियल को उन्होंने म्यूज़िक भी दिया है। मुझे लगता है रेड्डी साहब ने दिया। शकील आज़मी साहब की कई किताबें भी प्रकाशित है। डॉक्टर सदानंद देशमुख साहब, इनका स्वागत करने के लिए मैं आगाज़ बाहर ग्रुप रियाज अनवर साहब, रियाज अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कृपया वे डॉक्टर सदानंद देशमुख साहब का स्वागत करें। रियाज साहब भी अच्छे गज़लकार हैं और
आदरणीय शकील आजमी साहब, इनका स्वागत और सत्कार के लिए मैं प्रगति परिवार की ओर से प्राध्यापक डॉक्टर किशन वाघ सर को आमंत्रित करता हूं। कृपया वे आए और शकील आजमी साहब का यहाँ पर स्वागत करें। साहित्यकार डॉक्टर माफ़ कीजिएगा रमेश इंगळे उतरातकर सर भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी स्वागत करता हूँ। शिवसेना के नेता डॉक्टर मधुसूदन जी सावळे साहब यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी स्वागत। कई सारे लोग हैं जिनका मैं जिक्र बीच बीच में करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अभी सबसे पहले किताब का विमोचन किया जाए सभी मान्यवरों के हाथों, गणमान्यों के हाथों। शकील आजमी साहब है, डॉक्टर दामोदर जी खड़से साहब है, रेड्डी साहब है, देशमुख साहब है। अपना ये तय हुआ था। राजेश रेड्डी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है गणेश गायकवाड़ सर के लिए। वो इस जमाने का खुद को खुदा समझता है, वो खुद को पहले जरा आदमी बनाए तो। ये लिखा है डॉक्टर गणेश जी गायकवाड़ ने और उनके बारे में रेड्डी साहब ने लिखा है कि ऐसे कई शेर इस किताब में है। डॉक्टर गणेश गायकवाड़ जी को इस गज़ल किताब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद उन्होंने दी है और दुआ की है कि ये सफ़र उनका जारी रहे और इस तरह से वे आगे बढ़ते रहे। इस किताब में अपना तो ये तय हुआ था, इस किताब में आपको कई सारी गज़लें उनकी पढ़ने को मिलेगी। तो इसका प्रकाशन यहाँ पर हो चुका है। दोस्तों, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर सदानंद देशमुख सर ने रखी है और नरेंद्र लांजेवार सर का जिक्र भी उन्होंने किया। उनको ये किताब समर्पित है डॉक्टर गणेश गायकवाड़ सर की अपना ये तय हुआ था, जिसका विमोचन अभी हुआ। नरेंद्र लांजेवार सर, जिनके बारे में इस किताब में भी उन्होंने लिखा है और 4 पंक्तियाँ जो डॉक्टर साहब ने लिखी है मैं उनको दोहराना चाहूँगा। ये चांद तारे ज़मी आसमां मिलेगा मुझे, ये चांद तारे ज़मी आसमां मिलेगा मुझे, मगर वो शख्स जहाँ में कहाँ मिलेगा मुझे, मगर वो शख्स जहाँ में कहाँ मिलेगा मुझे। यहाँ पर प्रज्ञाते लांजेवार है उपस्थित, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बुल्ढाना अर्बन के CMD आदरणीय डॉक्टर सुकेश जवर साहब अपने में उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं गायकवाड़ परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो डॉक्टर साहब का सत्कार करना चाहते, स्वागत करना चाहते। प्रगति वाचनालय परिवार की तरफ से पुरुषोत्तम गणगे और डॉक्टर किशन वाघ सर, दोनों डॉक्टर साहब का सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। इस किताब का जो विमोचन हुआ है, अपना ये तय हुआ था, उसको ये शुभकामनाएं है प्रगति वाचनालय परिवार की तरफ से। इसके पश्चात आगाज़े बहार की तरफ से मुनव्वर खान साहब, दोस्तों आदाब। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे अपनी खुशियों में शरीक करता है और आप सबकी मौजूदगी यहाँ इस बात का सबूत देती है कि डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब आप सबको अपना समझते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं।
कितना टाइम देगा? मैं 2 मिनट बोलना है बस, तो रुक जाओ ना बस, 2 मिनट रुक जाओ ना, 2 मिनट। अच्छा, शाहिना ताई पठान, सामाजिक कार्यकर्ता, इनका सबका होने दो। सत्कार करने वाले हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर गजेंद्र जी निकम, उनकी अर्धांगिनी वैशाली ताई, काकड़े मैडम, ये भी सत्कार कर रहे हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा सत्कार के लिए राजेश जी देशलारा सर, एडवोकेट जितेंद्र जी कोठारी सर। अपना ये तय हुआ था डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब की किताब के लिए शुभकामनाएं देने वाले ये सभी लोग। वैशाली ताई तायडे, सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शोनदादा चिंचोले और उनका पूरा परिवार, पितृतुल्य आदरणीय डॉक्टर वसंतराव चिंचोले साहब, डॉक्टर साबळे साहब, इन्होंने भी अभी डॉक्टर साहब का सत्कार किया है। अपना ये तय हुआ था। डॉक्टर खोब्रागडे सर, मंजुश्री जी खोब्रागडे, प्राध्यापक रविंद्र जी साळवे साहब, डॉक्टर दीपक जी कदम, इसके बाद डॉक्टर मधुसूदन सावळे सर। ये सभी लोग कतार में हैं, सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं और मुबारकबाद डॉक्टर साहब को इस किताब के लिए। दोस्तों, कई गणमान्य लोग इस हॉल में उपस्थित हैं। कविवर्य डॉक्टर माफ कीजिए, कविवर्य अमरचंद जी कोठारी सर, वो भी उपस्थित है, उनका स्वागत करता हूं। संदीप जी राउत, हमारे मित्र। गजलकार विशाल जी मोहिते यहां पर उपस्थित है। हमारे मित्र प्राध्यापक प्रेम खासबागे जी, डॉक्टर कदम साहब स्वागत कर रहे हैं। प्राध्यापक डॉक्टर संतोष जी आंबेकर सर, मेरे गुरुवर्य रविंद्र इंगळे चावरेकर सर भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। विजय जी सोनोने, विनोद जी जवरे सर, डॉक्टर माधवी जवरे मैडम, कला महाविद्यालय के प्राचार्य विष्णुपंत जी पाटिल सर, सिंधुताई पाटिल, इसके बाद डॉक्टर SM कानरजे सर, एडवोकेट जावेद साहब यहां पर मौजूद है। नरेश जी शेळके सर, डॉक्टर सुकेश झवर सर, इनकी तरफ से स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है। पत्रकार सुनील जी तिजारे, डॉक्टर पवित्रवार सर यहाँ पर उपस्थित है। दिव्य सेवा प्रकल्प के अशोक जी काकड़े यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सूरज जी इंगळे, रमेश जी आराग सर, गजलकार बुल्ढाना के जाने माने, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। गणेश गायकवाड़ साहब की तरफ से, गायकवाड़ परिवार की तरफ से शेख अनवर साहब, आदरणीय खोत मैडम, वे भी यहाँ पर उपस्थित है। काजी फहीम साहब, बाकी सत्कार मैं चाहता हूँ कृपया आप अभी हमें रुकना पड़ेगा। कुछ सत्कार जो है हम इसके बाद
लेने वाले एक इत्मीनान से। डॉक्टर सोसे साहब लोनार से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिनको सत्कार करने की अभी इच्छा है वो थोड़ा समय ले। इसके बाद डॉक्टर साहब बात करेंगे। 10 वाजता ट्रेन आहे त्यांची। इसके बाद डॉक्टर साहब आपसे अपनी बात रखने वाले इस किताब के बारे में अपना तय हुआ था। डॉक्टर गणेश जी गायकवाड़ साहब, मुनव्वर जी बात रखेंगे। उसके बाद मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, सन 2000 में जनाब डॉक्टर गणेश गायकवाड़ ने हिंदू मुस्लिम एकता मंच की बुनियाद रखी। इसके ज़रिए बुल्ढाना में लगातार मुशायरे लिए जाते हैं और उर्दू अदब की नामवर हस्तियां को बुल्ढाना में बुलाया जाता है, मदऊ किया जाता है। सन 2018 में जनाब गणेश गायकवाड़ साहब के हुक्म से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया आगाज़ बुल्ढानवी, जिसका नाम रखा गया आगाज़ बहार। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर हर महीने एक नशिस्त का ऐलान किया जाता है और जनाब गणेश गायकवाड़ साहब के दौलत कदे पर हर महीने नशिस्त ली जाती है। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है। शहर बुल्ढाना में इस तहज़ीब को ज़िंदा रखने का काम जनाब आगाज़ बुल्ढानवी साहब करते हैं। उस नशिस्त की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उर्दू, हिंदी और मराठी इन तीनों ज़बान के कलमकार शोरा मौजूद रहते हैं और नशिस्त होती है। मैं आगाज़ बहार की पूरी टीम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जनाब आगाज़ बुल्ढानवी साहब का इस्तकबाल करे। जनाब आगाज़ बुल्ढानवी साहब का इस्तकबाल। सुखनवरों में सबसे अलग ध्यान मेरा है, सुखनवरों में सबसे अलग ध्यान मेरा है, गज़ल के इस शहर में पहला मकान मेरा है। जी हम हिंद के सहराओं को गुलजार करेंगे, हम एक थे, हम एक है, हम एक रहेंगे। चलिए, शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनव्वर साहब। दोस्तों अभी दोस्तों जाने माने साहित्यिक अजीम नवाज राही, इन्होंने डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब के बारे में एक बहुत अच्छा सुंदर आर्टिकल लिखा है। और ये जो मराठी के गज़लकार है सुरेश जी इंगळे, रमेश जी आरा, विशाल जी मोहिते, इनकी तरफ से स्वागत हो रहा है। साहित्य को, रसिकता को, सृजनता को प्रवाहित करने वाले ये सभी लोग, हम सभी इसी राह के यात्री हैं। दोस्तों आप सभी जानते हो कि अजीम नवाज राही ये अमराठी है और फिर भी वो मराठी में लिखते हैं, और डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब मराठी है, वो उर्दू में लिखते हैं। तो इससे अच्छी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल और क्या हो सकती है जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ने पेश की है पूरे समूचे राज्य में या पूरे भारत में। दोस्तों मैं अभी आपकी तालियों के गूंज के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर गणेश गायकवाड़ सर को। वो अपना तय हुआ था इस किताब के बारे में अपनी बात रखेंगे। और सबसे पहले ते सांगतील
ये किताब नरेंद्र लांजेवार सर को उन्होंने समर्पित की है। तो इसकी जो पहली ये है प्रत जिसे कहेंगे, ये पहली किताब जो है वो प्रज्ञाताई लांजेवार इनको ये अपने हाथों से देंगे। मैं चाहता हूँ कि प्रज्ञाताई कृपया सामने आए और रेड्डी सर आपके हाथों यहाँ के नरेंद्र जी लांजेवार सर जो जाने माने साहित्यिक थे, जिन्होंने बुल्ढाना के साहित्य को एक अच्छी दिशा देने का काम किया है अपने पूरे जीवन में। कई साहित्यकारों को उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है, कुछ अच्छी बातें बताई है और इस साहित्य में अपना बहुत अहम योगदान नरेंद्र लांजेवार जी ने दिया है। और उनकी धर्मपत्नी प्रज्ञा जी, इनको ये पहली किताब उन्होंने समर्पित की। अब यहाँ पर विधायक संजय जी गायकवाड़ काफ़ी देर तक सभी को सुनते रहे, सभी का मनोगत, सभी की मन की बात इस किताब के बारे में जो भी है वो उन्होंने सुना। तो डॉक्टर गणेश गायकवाड़ सर के परिवार की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की नेत्री एडवोकेट जयश्रीताई शेळके, इनका स्वागत करता हूँ। और गायकवाड़ मैडम से मैं गुजारिश करता हूँ कृपया आप जयश्रीताई का स्वागत करें। दोस्तों, जिनका जिक्र मैंने अपने संचालन में पहले किया था, कवि अजीम नवाज राही साहब वो यहाँ पर मौजूद है, मैंने जिनके बारे में मिसाल आपको दी थी। और पत्रकार राजेंद्र जी काये भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इसके अलावा पत्रकार हमारे मित्र नदीम जी शेख यहाँ पर उपस्थित है, इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। डॉक्टर राठौड़ साहब यहाँ पर है। हिवरा आश्रम से पधारे मेरे बड़े भाई शाहिर सज्जन सिंह जी राजपूत, आदरणीय शिक्षक अरविंद शिंगाड़े सर है यहाँ पर मौजूद, और कलाकार, लोक कलाकार संजय जी मस्के यहाँ पर उपस्थित है। उन सभी का मैं गायकवाड़ परिवार की तरफ से फिर से स्वागत करता हूँ। और जयश्रीताई अपने हाथों से सम्मानित करना चाहती है डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब को, इस किताब के लिए शुभकामनाएं देना चाहती है। दोस्तों, अभी आपने 25 वर्षीय शायर शकील आजमी साहब को सुना, और जितने भी ऐसे मुशायरे होंगे, जितने भी ऐसे कार्यक्रम होंगे, उनकी उम्र कम होती जाएगी, क्योंकि इतना शायराना अंदाज, आशिकाना अंदाज बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे मन से और सभी को ऊर्जा देते हुए उन्होंने यहाँ पर अपनी गज़लें पेश की, नज़्म पेश किए हैं। मैं फिर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, उन्हीं के 4 लाइनें यहाँ पर कहूँगा और इसके बाद मुझे लगता है कि शायद आप अचरज में पड़ गए होंगे कि ये मैं थोड़ी देर पहले मेरा ड्रेस अलग था और अब ड्रेस अलग है। तो यहाँ पर भी एक शादी है और एक दूसरी शादी, वो शादी लगाने भी जाना है। तो यहाँ पर मैं ब्राह्मण की भूमिका में था, मंगलाष्टक कहने के लिए आया था। वहाँ पर दुल्हन का पिता के रूप में मुझे वहाँ पर उपस्थित रहना है। तो दोस्तों, शकील साहब का एक 4 लाइनें यहाँ पर कहूँगा और इसके बाद इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर खड़से साहब को मैं आमंत्रित करूँगा कि भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, चांद आकाश पे थाली की तरह लगता है, चांद आकाश पे थाली की तरह लगता है, और जाने कैसा रिश्ता है रह गुजर का कदमों से, थक के बैठ जाओ तो रास्ता बुलाता है, थक के बैठ जाओ तो रास्ता बुलाता है। दोस्तों, शकील आजमी साहब की ये 4 लाइनें थे। आदरणीय अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अनुवादकार और हम सभी के रिस्पेक्टेड पर्सन आदरणीय डॉक्टर खड़से साहब को आपकी तालियों के साथ मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कि वो अपना अध्यक्ष मनोगत रखें। डॉक्टर खड़से साहब। आज के इस कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति
स्वागतकर्ता को धन्यवाद। मैं कह रहा था कि आज के जो उत्सव मूर्ति हैं डॉक्टर गणेश गायकवाड़ जी, यहाँ विशेष रूप से बम्बई से दो अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार हमारे बीच हैं। उनके बाद बात करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। हमारे पुराने मित्र राजेश रेड्डी जी, अभी जिन्होंने उम्र को इनकार किया और ऐसी सड़क बनाई अपनी कि हम लोगों को चलना मुश्किल हो गया आगे। आजमी साहब और 12 मास उपन्यास के मशहूर लेखक सदानंद देशमुख जी, आप सभी यहाँ उपस्थित और सब लोगों ने जिस उत्साह के साथ इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। ये अध्यक्षीय वक्तव्य या अध्यक्ष बनना अपने आप में बड़ा चुनौती का काम होता है और ये चुनौती मैंने गायकवाड़ जी के कहने पर विनम्रता से स्वीकार की। ये चुनौती 2 कारणों से होती है। नंबर 1, जब तक कुछ कहने की इच्छा रहती है तब तक वक्त ख़त्म हो चुका होता है, और चुनौती नंबर 2 कि जब वक्त ख़त्म हो चुका होता है तब अधिकांश लोगों का ध्यान बाहर खाने में होता है और इस बीच ये कहा जाता है कि आप बोलिए, और बावजूद इसके बीच बीच में स्वागत वाला कार्यक्रम भी चलता ही रहता है। तो ये बड़ी चुनौती हुआ करती है। डॉक्टर गणेश गायकवाड़ जिस प्रकार के शायर हैं, आप सभी बुल्ढाना के लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा और बहुत लंबा नहीं बोलूँगा। राजेश रेड्डी जी के साथ मेरी मुलाकात आज से कुछ 35-40 साल पहले मुंबई में आकाशवाणी में हुई थी, और ये बात मैं विशेष रूप से अभी इसलिए कह रहा हूँ कि ये विषय अभी निकला है। तो हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि ये रेड्डी साहब तो तेलुगु में लिखते होंगे क्योंकि रेड्डी हैं। हमारे देश में इस प्रकार का नक्शा बन चुका है कि हम लोगों को जातियों के साथ, धर्म के साथ, भाषा के साथ बांध दिया गया। ये अजीब सा बंधन हमारे बीच आ गया है और हम ये महसूस करते हैं कि यदि रेड्डी हैं तो तेलुगु में लिखेंगे, गायकवाड़ हैं तो मराठी में लिखेंगे, शकील साहब हैं तो उर्दू में लिखेंगे। वो राम पर और अहिल्या पर लिख ही नहीं सकते, उनको बांध दिया गया है। तो ये जो इस प्रकार के बंधन हैं, दरअसल लेखन के क्षेत्र में ये एक प्रकार से इसकी वर्जना होनी चाहिए, इसका धिक्कार होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि औरंगाबाद के यूमा पठान, आप लोग जानते होंगे कि यूमा पठान ज्ञानेश्वरी पर प्रवचन करते हैं और उस प्रवचन में तमाम हिंदू बंधु जाकर आनंद उठाते हैं और पूरे आध्यात्म में डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार का वातावरण रहा है, ये आगे भी बढ़ते रहना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो लोग आकर बस गए हैं, मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। अमरीश मिश्र जो हिंदी भाषी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आने के बाद वो मराठी में लिखते रहे हैं। शंकर सारडा जो राजस्थान से आए, लेकिन महाराष्ट्र में आने के बाद
उन्होंने मराठी में लिखना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करते रहे हैं। तो इस प्रकार का वातावरण बुल्ढाना में जो देखने को मिला, और मैं गायकवाड़ जी से पूछ रहा था कि आपके पास इतनी उर्दू आई कहाँ से, किस तरह से आई, और वो भी पूरी लिपि के साथ आती है। मेरा वैसे गज़लों के साथ लिखने के रूप में कोई साथ नहीं रहा, लिखने के रूप में, लेकिन उसको जानने, सीखने और अपनाने के रूप में निश्चित रूप से रहा है। दुष्यंत कुमार एक ऐसे शायर रहे जिन्होंने इस प्रकार की बात हिंदी में लिखी जो पहले केवल उर्दू तक सीमित थी। लेकिन दुष्यंत कुमार ने कहा कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये जो पत्थर तबीयत से उछालने वाली बात रही, वो गणेश गायकवाड़ जी ने पूरी तबीयत के साथ उर्दू को अपनाया, हिंदी और उर्दू में लिखा, और इस प्रकार की शोहरत हासिल की कि उनको भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित किया है। मेरे सामने बहुत सारी गज़लें उनकी थी, मैं कुछ लिख कर भी लाया था, निकाल कर भी लाया था, और मैं चाह रहा था कि वो आप लोगों के सामने मैं रखूं। एक दो छोटी छोटी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। हिंदी के एक बड़े मशहूर कवि थे, उनका नाम था भवानी प्रसाद मिश्र। ये जो दो लाइनें मैं बता रहा हूँ अभी, वो गायकवाड़ जी के लिए है, जो शायद मिश्र जी ने कभी लिखी थी। वे कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, इसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख। तो ये जो हमसे बड़ा दिखने वाली जो बात है वो गायकवाड़ जी के शायरी में है। मैंने कोरोना के समय सारी दुनिया उदास हो चुकी थी, और 100 साल पहले इसी प्रकार की महामारी इस देश में आई थी, जिसमें हज़ारों लाखों लोग, करोड़ों लोग मरे थे। उस समय खुशवंत सिंह ने एक कहानी लिखी थी। उस कहानी का नाम है क्वारंटीन। और ये क्वारंटीन शब्द आज हमारे लिए इतना नज़दीक का हो गया, और वो कहानी इसी प्रकार की महामारी से जुड़ी हुई थी। क्षमा चाहूँगा, तबीयत भी कुछ पहले से ठीक नहीं थी, यहाँ आने के बाद ही बोलने की स्थिति में हूँ। उसी प्रकार की कुछ बात गणेश गायकवाड़ जी ने कही। उस उदासी को दूर करने के लिए गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुश्किलें हैं मगर मुस्कुराते रहो, नए नए दौर की ये कैसी तहजीब, हाथ धोते रहो, मुंह छिपाते रहो। तो इस प्रकार का एक दौर हमारे पूरे समय के साथ गुजरा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर साहित्य, हर कला अपने समय का इतिहास हुआ करती है, वो अपने समय को लिखती है। जिस प्रकार के हादसों की बात राजेश जी ने कही, आज सुबह ही उनसे बातचीत करते में मैंने कहा था कि वो जो बच्चा आपके दिल में था वो बड़ा हुआ कि नहीं, वो आज क्या महसूस कर रहा है। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि उस बच्चे को उन्होंने दिल में जगह दी है, और वो बच्चा कभी बड़ा न हो और ऐसी ही गज़ल लिखता रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इतनी शानदार उनकी पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के बीच हम लोग रह रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है। गज़ल के बारे में यदि कुछ कहना हो तो इतने बड़े बड़े गज़लगारों के बीच कहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गज़ल वो दो पंक्तियों में लिखी गई बात है जिसके लिए बड़े बड़े कहानीकार कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, और उसमें भी जो बात समाई नहीं जा सकती वो बात
दो पंक्तियों में गज़लों में कही जा सकती है। तो उसकी जो नज़ाकत होती है वो कहने में भी है, और हमने देखा भी कि न सिर्फ लिखने में है लेकिन उसको बयान करने में भी है। जिस उत्साह के साथ अभी शकील साहब ने अपनी बात उम्र को चुराते हुए हमारे सामने रखी, वो उनके अंदाज में भी है, केवल शब्द में नहीं है, कलम में नहीं है, बल्कि ज़ुबान पर भी है। तो उस प्रकार का एक अच्छा सा वातावरण यहाँ रहा है। मैं कुछ 3-4 बातें गायकवाड़ जी की कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। एक तो वो बहुत विनम्र व्यक्ति है। आज की दुनिया में विनम्र होना एक रेयर हो गया है। आज तक आदमी अपने आप को ऐसा ठांस कर बताना चाहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। विनम्रता कहीं खो गई है। लेकिन उनके पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में न सिर्फ अंदर से घुला हुआ है बल्कि गज़लों में भी वो विनम्रता हमको दिखाई देती है। 2 पंक्तियों में देखिए किस प्रकार उन्होंने कहा है, जो ये लोग जितना समझ रहे हैं मैं सच में उतना बुरा नहीं हूँ। ये लोग जितना समझ रहे हैं मैं सच में उतना बुरा नहीं हूँ। मैं आदमी हूँ इसी जहाँ की कसम खुदा की खुदा नहीं। ये जो हिम्मत अपने आप के प्रति बताने की है वो बड़ी शानदार है। और वो कहते हैं, शजर तुम्हारे तुम्हें मुबारक, समर तुम्हारे तुम्हें मुबारक, तलब नहीं छाँव की मुझे, मैं कहीं सफ़र में रुका नहीं। और वो निरंतर अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। और उनका सफ़र, जिस प्रकार के 2 सफ़र वो कर रहे हैं एक साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 2 नावों पर सवार हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो दोनों किनारों को साध कर आगे बढ़ रहे हैं। वो एक इतने बड़े सर्जन होने के बावजूद वो सर्जन भी हैं और सर्जक भी हैं। वो लिख भी रहे हैं, जो सर्जना जो कर रहे हैं वो भी उनकी अफलातून है। और जिस प्रकार के बयान वो अपनी शायरी में करते हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने कह दी और आज भी शायद उन्होंने कही है, मैं फिर से उसको केवल दोहरा रहा हूँ। जिनकी संगत में रहता हूँ तू भी वैसा हो जाएगा, उन्होंने कहा है, मैं केवल दोहरा रहा। जिनकी संगत में रहता है तू भी वैसा हो जाएगा, साथ रहा कर फूलों के तू खुशबू जैसा हो जाएगा। तो ये जो खुशबू बिखेर रहे हैं ये उनकी अपनी जो अहमियत है वो समाज के सामने निरंतर रूप से आती रहती है। और कहीं एक डॉक्टर का मशवरा भी था, लेकिन वो किसी ने शायद कह दिया, लेकिन कही हुई बात को भी फिर से दोहराना कोई रोक तो नहीं होनी चाहिए। आईने को भी शायद उसका चेहरा अच्छा लगता है। आईने को भी शायद उसका चेहरा अच्छा लगता है, जब वो सजने लगती है तो आईना अच्छा लगता है। और एक छोटा सा मशवरा एक डॉक्टर किस प्रकार दे रहे हैं, देखिए, रोग शुगर का है, रोग शुगर का है मुझको, पर कौन यहाँ परहेज करे, वो जो खिलाए हाथों से तो मीठा अच्छा लगता है। तो ये डॉक्टर भी हैं और मिठास भी है, दोनों चीज़ें एक साथ वो यहाँ पर दोनों एक साथ हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति इनकी है, और इनकी कविताओं में कई जगहों पर मैंने कबीर की झलक मुझे दिखाई दी। कबीर बड़े आसानी से कह जाते थे, यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने मंदिर और मस्जिद की बात कही। कबीर ने अपने समय में कहा, और मुझे लगता है कबीर का समय कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारे भीतर के ये भेद ख़त्म नहीं होंगे, तब तक कबीर जिंदा रहेगा, इसी समाज में जिंदा रहेगा। वो कहते हैं, काकर पाथर जोड़ी के क्या मस्जिद ले चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहरा भया खुदा है। कि ईश्वर से यदि आपको तादाद में आपको संपर्क करना है तो उस तरह से करो, यहाँ से भी करो, ऊपर से भी करो। लेकिन उन्होंने केवल मुसलमानों के लिए नहीं कहा,
उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कहा। जहाँ जहाँ बुराइयाँ या कमियाँ देखी उन्होंने कहा पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर को पूजने से यदि मुझे भगवान मिलता है, पाहन पूजे हरि मिले, मूर्ति पूजा की बात कही है कि पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़ और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। और उससे सबसे बेहतर तो वो पत्थर है जिससे अनाज पीस कर मनुष्य अपना पेट भरता है। तो ये जो बात कबीर की रही है, उस कबीर की तरह कई प्रकार की बातें इनकी कविताओं में मुझे लगती हैं। और एक चीज़ मुझे याद आती है, वो कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। तो ये जो बात है कि हम किस भाषा से हैं, किस धर्म से हैं, किस प्रदेश से हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। और किस कला के हम साधक हैं, किस प्रकार की गज़लें लिख रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी खूबी हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह से बात उन्होंने की। कई जगहों पर बात उन्होंने साहिर की भी उठाई। साहिर जैसा व्यक्ति अभी ये कहने का दौर है भी और नहीं भी। साहिर ने जिस प्रकार के भजन लिखे हैं, तो हम इसको कह नहीं सकते कि एक गैर हिंदू व्यक्ति ने लिखा है। उसमें इस प्रकार की तन्मयता है, इस प्रकार का अध्यात्म है, इस प्रकार की पूजा है कि ये सारे भेद वहाँ पर मिट जाते हैं। जिस प्रकार की बात इन्होंने अहिल्या की और जिस तड़प के साथ इन्होंने व्यक्त की, चाहे वो गौतमी की बात हो या इंद्र की बात हो, और राम से ये इंसान में तब्दील होने वाली एक मूरत की बात हो, जिस ढंग से इन्होंने बयान की, निश्चित रूप से वो पुस्तक हिंदुस्तानियों को पढ़नी चाहिए कि एक उससे दिगर सोच जिन लोग रखते हैं उनको समझ में आएगा कि किस प्रकार का एक कलाकार, एक कवि, एक शायर इस देश के पूरी एकता को साथ में लेकर आगे चल रहा है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, ऐसे ही मंचों से आगे जाती हैं। अभी इनके एक दो शेर बताकर, सुनाकर, कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम और ऐसी शायरी हमेशा होती रहनी चाहिए, और इसी के बल पर हम अपने समाज को, अपने आसपास को बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने एक शेर में बहुत अच्छी बात कही है। उस शेर में उन्होंने अपना परिचय दिया है, और उस परिचय में से कुछ बातें तो आ गई हैं, जो चीज़ नहीं आई केवल उतनी मैं पढ़ना चाहूँगा। गायकवाड़ जी का परिचय आप लोगों को मैं दूं ये आवश्यक नहीं है। गायकवाड़ जी का परिचय खुद गायकवाड़ दें ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन गायकवाड़ की शायरी में से जो परिचय इनका निकल कर आएगा, वो मुझे लगता है आप लोगों के सामने रखना चाहिए। एक मेरा भी ऐसा एक व्यक्तिगत संस्मरण है कि मैं हाईवे से जा रहा था अकोला, और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, और पूरे बियाबान में आगे भी कोई नहीं और पीछे भी कोई नहीं। ये कोई सिनेमा की लाइन नहीं है, आगे भी कोई नहीं और पीछे भी कोई नहीं। लेकिन वास्तव में इतना डरावना वातावरण था कि हम गाड़ी से बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि बाहर एक थोड़ा सा बहुत चुनौतियाँ थीं। मैंने वहीं से इनको फ़ोन किया कि हम ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, आप हमारी मदद क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ भेजी। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हम लोग थे। उस गाड़ी से मैं अकोला गया और दूसरे दिन वो गाड़ी हमने लौटाई। तो ये इंसानियत भी यदि एक शायर के बीच में है, हम कई बार ऐसा उल्लेख करते हैं कि ये अच्छे शायर हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं, तो शायर को अच्छा इंसान तो होना ही चाहिए। बिना अच्छा इंसान हुए शायरी लिखना मुश्किल है, संभव नहीं है। वो अपने परिचय में करते हैं, बन के पत्थर कभी राहों में पड़ा रहता हूँ, कभी हीरे से अंगूठी में सजा रहता हूँ। यार खुशबू का मज़ा लेकर चले जाते हैं, मैं वो चंदन हूँ जो सांपों से घिरा रहता हूँ। अभी जिसकी बात कही, और ये वाकई ऐसी बातें जीवन में कभी कभी होती हैं। और वो आगे कहते हैं कि जब से दर्पण में बना बदला है दुनिया का सलूक। जब से दर्पण में बना बदला है दुनिया का सलूक, और जब मैं
दीवार पे दिन रात टंगा रहता हूँ। और इसके बाद आदमी दीवारों पर टंग जाता है। अब मैं दीवारों पर टंगा रहता हूँ और रात में आके कभी देखिए रौनक मेरी, इसकी बात भी हो चुकी है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मुझको मौसम को बदलने का हुनर आता है। अब मुझको मौसम को बदलने का हुनर आता है, वो शजर हूँ जो खिज़ा में भी हरा रहता हूँ। तो ये आपके बुल्ढाना का शजर हमेशा खिला रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इतनी अच्छी बातें उनके बारे में, शायरी के बारे में, और इतनी अच्छी शायरी यहाँ पर रखी गई, प्रस्तुत की गई, सुनाई गई कि ये अपने आप में एक यादगार कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और मेरी पूरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ रहेंगी। और कई इनके कार्यक्रमों में आने का मौका मुझे मिला है और इसके पहले भी आप लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर डॉक्टर गायकवाड़ ने दिया। उनका आप लोग जिस प्रकार सम्मान करते हैं, केवल बुल्ढाना ही नहीं, केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश उनकी शायरी का सम्मान करता है। एक बार वो पूना एक कार्यक्रम में आए थे और जब उन्होंने अपनी बात कही, मुझे याद नहीं आ रहा है उस व्यक्ति का नाम, शायद कृष्ण प्रकाश, जो आपके यहाँ शायद कमिश्नर थे पुलिस के, वो उस दिन चीफ गेस्ट थे हमारे कार्यक्रम में और उसमें आप भी उस समय उनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। जब उन्होंने अपनी बात कही, अपनी शायरी पढ़ी, जिस प्रकार के शेर उन्होंने सुनाए, उससे सारे लोग इतने खुश हुए कि आज भी नाम लेते हैं कि गणेश गायकवाड़ जी पूना कब पधारेंगे, फिर पधारेंगे। तो मुझे लगता है कि ये उनकी शायरी निश्चित रूप से फिर से पूना में आएगी। और ये जो पुस्तक उनकी आज प्रकाशित हुई है, ये बेहतरीन ढंग से पंकज बुक्स और जो मिस्टर मित्तल, नीरज मित्तल ने इसको तैयार किया है। और इतनी सुंदर पुस्तक गणेश गायकवाड़ जी का उनकी एक पहचान पूरे देश में बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हॅलो हॅलो, धन्यवाद खडसे सर. पौरोहित्य करणारे गुरुजी दुसऱ्या त्यांच्या घरच्या लग्नाला निघून गेले आणि ही जबाबदारी माझ्यावर आली. देशमुख सरांनी मराठीत सुरू केलं होतं आणि आपण कार्यक्रमाची सांगता मराठीतल्या आभार प्रदर्शनाने या ठिकाणी करणार आहोत. आपण सगळ्यात पहिले तर आपण खूप मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमासाठी आलात. सगळ्यात पहिले मी रसिकांचं या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो. त्यानंतर मी आभार मानीन रणजित सिंग राजपूत यांचं, कारण सोबतीचा करार या कार्यक्रमाचे ते मुख्य आयोजक असताना या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन त्यांनी केलं. मी रणजित सिंग राजपूत यांचं आभार मानतो. आणि अपना ये तय हुआ था या सरांच्या हिंदी गझल संग्रहाच्या प्रकाशनासाठी आदरणीय राजेश रेड्डी साहेब मुंबईहून आले, याबद्दल त्यांचं मी आभार मानतो. रेडिओवर गाणे ऐकताना गीतकार शकील आझमी हे अनेकदा ऐकलं आणि आज प्रत्यक्ष भेट झाली. शकील आझमी साहेब या ठिकाणी आलेत, त्यांचं देखील मी आभार मानतो. सदानंद देशमुख सर आपलेच आहेत, पण आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांचं देखील मी आभार मानतो. कार्यक्रमाचं अध्यक्षीय भाषण आणि खूप सुंदर असं मनोगत ज्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलं, आदरणीय खडसे सरांचं देखील मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो. या कार्यक्रमासाठी बुलढाणा शहरातील रसिक तर आलेच, बाहेरगावाहूनही अनेक रसिक या कार्यक्रमासाठी आले, त्यांचं सगळ्यांचं मी आभार मानतो. या कार्यक्रमासाठी बुलढाण्याचे आमदार संजूभाऊ गायकवाड यांनी खूप वेळ दिला, त्यांचं देखील आभार मानतो. बुलढाणा अर्बनचे चीफ मॅनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय झवर साहेब, जयश्रीताई शेळके, आणखीनही मान्यवर या कार्यक्रमासाठी बराच वेळ उपस्थित होते, त्या सगळ्यांचं आभार मानतो. आज डॉक्टर वसंतराव चिंचोले यांचा वाढदिवस आहे. आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांना मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आणि सहेर गझल अकादमी, हिंदू मुस्लिम एकता मंच, आगाजे बहार ग्रुप आणि प्रगती सार्वजनिक वाचनालय या सर्व सहयोगी संस्थांच्या वतीनं देखील उपस्थित सर्व मान्यवर आणि आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. या सरांच्या गझल संग्रहाची किंमत
395 रुपये आहे, पण आज प्रकाशनाच्या निमित्ताने 200 रुपये सवलती दरात हे पुस्तक या ठिकाणी उपलब्ध आहे. आपल्या सगळ्यांना मी विनंती करतोय की आपण हे पुस्तक या ठिकाणाहून घेऊन जावं आणि यानंतर आपल्या सगळ्यांसोबत मान्यवर मंडळी सहभोजन घेणार आहोत. सहभोजनाचं निमंत्रण देतो आणि हा कार्यक्रम संपला या ठिकाणी जाहीर करतो.